हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट इज रिलेटेड टू कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 10th। द फर्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द फर्स्ट टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इज केमिकल रिएक्शंस। See, what are chemical reactions? Chemical reactions होते क्या है? बेसिकली आपने क्लास 9th में पढ़ा था एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक तीसरा सब्सटेंट बनाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट से डिफरेंट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे कंबाइन टू गिव वाटर। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जिन लोगों ने कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या बनाया? वाटर। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। And these two are known as, these are reactants। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं। तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरी चीज बन गई। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि H2O की केमिकल प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जिससे मैच नहीं करती, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जिससे मैच नहीं करती। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे से कंबाइन करती हैं और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल। नाउ अब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको पता लगाने के लिए कुछ मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसको कि आप देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे एक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब किसी रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो हो सकता है उसमें से कोई गैस फॉर्मेशन हो रही है, कोई गैस बाहर निकल रहा हो। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गैस निकल रहा है तो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जिंक और H2SO4, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट का जब रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें ये जो हाइड्रोजन निकलता है बाहर, ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है और बाहर निकलता है तो ये गैसियस फॉर्म में होता है और एटमोस्फेयर में चला जाता है। तो आपको बबल्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दिस इज इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी कहते हैं इसको शॉर्ट में। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब क्या है? जैसे आपने कोई दो चीजें कंबाइन की, मिक्स किया उसको, और मिक्स होने के बाद उसकी जो प्रोडक्ट था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई और जिस चीज में आपने रिएक्शन किया था उसमें कुछ नीचे बैठ गया है, जम गया है। जैसे चाय बनाते हैं तो नीचे चाय की पत्ती जम जाती है, बैठ जाती है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, नीचे बैठ जाना। तो कुछ ऐसा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे बेरियम क्लोराइड और H2SO4 का रिएक्शन यदि होता है, देन बेरियम सल्फेट इज फॉर्म प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट जो होता है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जिस कंटेनर पे आपने रिएक्शन फॉर्म किया होगा उसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जम जाता है, दैट इज बेरियम सल्फेट। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर में बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? बेसिकली जब आप जैसे कहीं कहीं पे आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स में इंटर करने के पहले एक कंटेनर में वायलेट कलर की एक लिक्विड रखी रहती है जिसमें आप स्टेप इन करते हो
और अपना पैर उसमें डुबाते हो और फिर आप उसके बाद स्विमिंग पूल में जाते हो, उस लिक्विड में आप पैर अपना इसलिए डालते हो बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट इज ए डिसइंफेक्टेंट, जर्म्स किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो आपके पैर में जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं, वो लेके आप स्विमिंग पूल में जाओगे तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए पहले आप अपना पैर डिसइंफेक्ट करते हो उसमें और फिर जाते हो। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन जब आप साइट्रिक एसिड के साथ करोगे, इसका फॉर्मूला आपको मैं आगे इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा, साइट्रिक एसिड के साथ फॉर्म करेंगे तो फॉर्म करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में है और साइट्रिक एसिड जैसे ही आपने उसे मिक्स किया, आप देखोगे उसका कलर डिसअपियर हो गया, जो वायलेट कलर था अब वो वायलेट नहीं रह गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो चेंज ऑफ कलर हो रहा है किसी लिक्विड का, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, जो प्रोडक्ट बनेगा आप उसे छू के देखोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि आप स्लेट लाइम कहते हो, सॉरी क्विक लाइम कहते हो। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल बाहर निकल, सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकल। Now calcium oxide when reacts with water it forms calcium hydroxide and oxygen. Now ये calcium hydroxide जब फॉर्म होता है इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिस कंटेनर में आपने रिएक्शन किया होगा वो हॉट हो गया होगा, तो हीट फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेम थिंग एक और जो रिएक्शन आपने पहले देखा था जिंक और H2SO4, इसके रिएक्शन में भी हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एक और है चेंज ऑफ स्टेट, दिस वाज द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन वाज चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड और गैस किसी में चेंज हो जाना। जैसे आपने देखा हो वैक्स, कैंडल को जब आप बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद कैंडल धीरे धीरे खत्म हो जाता, कुछ भी नहीं बचता वहां पे। जो कैंडल था सॉलिड फॉर्म में था, अल्टीमेटली जब पूरा कैंडल जल जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत लिक्विड नीचे गिरा हुआ आपको जम जाएगा वो दिखेगा, लेकिन आप किसी कंटेनर में रख के यदि कैंडल को बर्न करो तो पूरा का पूरा कैंडल बर्न हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। ये सारा कैंडल गया कहाँ? जब आप देखो कैंडल बर्न होता है तो उससे ब्लैक स्मोक सा कुछ निकलता रहता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारा का सारा कैंडल कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, गैसेस फॉर्म चेंज हो गया, एटमोस्फेयर में चला गया। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी चीज, इनमें से कोई भी एक चीज हो रही तो भी हो सकता है एक साथ दो तीन चीजें भी हो रही हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल एक होगा तो ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या एक साथ दो होंगे या तीन होंगे या सारे एक साथ होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इनमें से कुछ भी हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम कह सकते हैं। और बेसिकली ये तो ऑब्जर्वेशन है, आप देख के बता सकते हो क्या केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी। यदि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कि केमिकल रिएक्शंस देखने के बाद ही पता चल जाए कि क्या हुआ है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट when they combine they form zinc sulfate and hydrogen gas plus heat is produced। मैंने आपसे बता दिया कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें जिंक कंबाइन करता है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ और जिंक सल्फेट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये तो आपने वर्ड फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अब इसको केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे पहले।
तो जिंक के लिए जो नोटेशन है दैट इज Zn, दिस इज H2SO4, दिस इज जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ये डायटोमिक है इसलिए हमेशा 2 H2 रहेगा, H सिंगल नहीं हो सकता, प्लस हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, अब इसमें जो जिंक था वो सॉलिड फॉर्म में था, इसलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट में S लिख देना चाहिए, स्मॉल s। H2SO4 जो था ये लिक्विड फॉर्म में था, इसके लिए आप AQ लिखते हो। AQ मीन्स एक्वस, एक्वस मीन्स लिक्विड फॉर्म में है। जिंक सल्फेट अगेन एक्वस फॉर्म में होगा, H2 गैसियस फॉर्म में है और हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन होगा। यदि ये केमिकल रिएक्शन इस आपने जिंक और H2SO4 को फॉर्म करके ये बना दिया, यदि इनको कंबाइन करने से फिर से ये चीजें बन जाए, मतलब इसका उल्टा रिएक्शन भी पॉसिबल हो, तो आप यहाँ पे जो एरो शो करते हो ये एरो इधर भी होगा और इधर भी होगा। इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये कंबाइन करके वापस ही नहीं बनाने वाले, लेकिन जिस केस में ऐसा हो उसको हम दोनों तरफ से एरो शो कर देंगे, मतलब कि रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है। हाइड्रोजन और वाटर मिल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे आपको मैं बताऊं H2 प्लस O2 ये फॉर्म करते हैं H2O, लेकिन H2O को भी आप ब्रेक कर सकते हो फिर H2 और O2 में, तो ये दोनों तरफ से रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड के लिए S लिखेंगे, लिक्विड के लिए AQ लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट ऊपर से डालना पड़ता है। एक्चुअली जो आप ऊपर से डालते हो वो केमिकल रिएक्शन को में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ उसकी स्पीड अप कर देता है, जल्दी से हो जाता है केमिकल रिएक्शन। और समटाइम्स किसी किसी केस में केमिकल रिएक्शन होने के लिए उसको हीट करना पड़ता है। तो ऐसे केस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे 2KClO3 पोटेशियम डाइक्लोरेट कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। इसको जब आप हीट करोगे तो ये फिर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को देखने से पता नहीं चल रहा है कि इसको हीट किया गया है कि नहीं किया गया है, तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल शो कर देते हैं। ट्रायंगल शो करने का मतलब है कि जब आप KClO3 को हीट करोगे तो ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो हीट यदि आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और इसमें एक केमिकल और भी ऐड करते हैं, दैट इज MnO2। ये MnO2 डालने से क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन इसमें रिएक्ट नहीं करता, बट ये क्या करता है, इस रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करवा देता है। ऐसी चीजें जो रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करवा देती है, स्पीड अप कर देती है रिएक्शंस को, इनको कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जैसे आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। बस उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट एसेंशियल है, सो सनलाइट इज ए कैटलिस्ट देयर। सनलाइट डालो होगा तो ही केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये आपको समझ में आ गया कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रॉपर मेथड दिया हुआ है, जिसको फॉलो करके आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। बट वो मेथड फॉलो करने में वो इतना लेंदी मेथड है, 5-6 स्टेप्स करने पड़ते हैं, एक टेबल बना के हर बार लिखना पड़ता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में आपके 10 मिनट चले जाएंगे। और बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस एग्जाम में आता है तो हाफ मार्क्स का आएगा या 1 मार्क्स का आएगा, तो 1 मार्क्स के लिए आप 10 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते। मोर ओवर इससे ज्यादा कन्वीनियंट वे है, एक सिंपल वे है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का, दैट इज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड, और कॉमनली यही यूज होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ट्रायल एंड एरर से केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं।
इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगा, आपके बुक में भी गिवन है। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे जो वर्ड फॉर्म में गिवन होंगे और कुछ होंगे जो फॉर्मूला गिवन होंगे आपको, और फॉर्मूला से ही आपको बैलेंसिंग करनी होगी। तो मैं कुछ 2-4 एग्जांपल्स लेता हूँ वर्ड फॉर्मूला वाले, और कुछ लेता हूँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन होंगे। जैसे एक है मीथेन reacts with oxygen to form carbon dioxide plus water, ऐसा गिवन होगा और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। अब पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है। मीथेन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला होगा CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी होगा तो O2 के फॉर्म में होगा, सिंगल O हो नहीं सकता, डायटोमिक होता है, मैंने आपको बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O। पहले तो ये चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे इस तरफ देखो LHS एंड RHS, ये है LHS और ये है RHS। LHS में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, एक तो कार्बन यूज हो रहा है, एक हाइड्रोजन यूज हो रहा है और एक ऑक्सीजन हो रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीजें यूज हो रही हैं। उस साइड भी यही 3 चीजें फिर होनी चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई नई चीज बन नहीं सकती केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब कार्बन का यहाँ पे एक एटम है और कहीं नहीं है कार्बन, तो कार्बन का एक एटम है। हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक। जितने एटम्स इधर होंगे कार्बन के या हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन। अब आप पहले चेक कर लो कि इक्वल है या नहीं है। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, चलेगा, इसका मतलब कार्बन तो सही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये गड़बड़ है, इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और एक ये 3 है, ये भी नहीं चलेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस होगा तो दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए थे। अब ये इक्वल करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था, जब कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे नीचे जो चीजें लिखी, यहाँ पे 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करके हमको ऐसा करना है कि दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाए। नाउ एक बेसिक प्रिंसिपल इसका, सबसे पहले आप देखो सबसे ज्यादा कौन सी चीज है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा है यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद वाले को, फिर सबसे कम वाले। लेकिन सबसे कम वाले तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इनको बैलेंस करोगे तो अपने आप बाकी सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। देखो अब जैसे देखो हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे 2 ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कम तो कर नहीं सकते, उसको बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 मॉलिक्यूल H2O का हो गया। 2 मॉलिक्यूल का मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन के इक्वल होने से क्या हुआ, कार्बन तो मेरा पहले से ही इक्वल था, हाइड्रोजन 4 हो गए तो ये भी इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन एक बार चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन ये 4 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, तो अब ये भी 4 हो गया। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब देखो क्या है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको एक और भी एग्जांपल लेके बताता हूँ।
जैसे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, they combine to give copper hydroxide plus sodium sulfate। अब सबसे पहले आपको इनका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो आपने 9th में सीखा था। ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? कॉपर सल्फेट Cu और ये सल्फेट का होता है SO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है, इसलिए सिंगल एक यूज होते हैं CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, दे कंबाइन टू विद कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब कॉपर की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, तो इसको लिखेंगे CuOH होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट Na और सल्फेट होता है SO4 की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है, तो ये हो जाएगा Na2SO4। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसलिए बताया था कि आपको केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करना आना चाहिए। नाउ अब जस्ट सी कि LHS और RHS में क्या कंडीशन है। कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन और सोडियम, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन, इतनी सारी चीजें हैं। इधर भी होगा कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। दिस इज 1, दिस इज 1। सल्फेट यहाँ पे 1 है, सल्फर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 4 और एक यहाँ पे 5, ऑक्सीजन 5 है। ऑक्सीजन यहाँ पे OH होल्ड वाइज मतलब 2 और 4, ये 6 है। सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे 2 है। अब आप चेक कर लो कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे प्रेजेंट। सबसे ज्यादा आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ 5, वहां पे 6। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है? 5 को कम तो कर नहीं सकते, 6 को कम कर नहीं सकते, इसलिए 5 को बढ़ा सकते हैं। अब CuSO4 और NaOH, यहाँ पे इस साइड ऑक्सीजन कम है, SO4 यहाँ पे भी है, SO4 यहाँ पे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यदि मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। इससे एक फायदा क्या हुआ, कॉपर तो ठीक था ही हमारा, अब हो गया 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। सेकेंड थिंग, सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम भी बैलेंस हो गया इससे। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये भी बैलेंस हो गया। मतलब आपने देखा जो सबसे हाईएस्ट था उसको बैलेंस करने के चक्कर में सारे अपने आप बैलेंस हो। सो दिस इज नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको जो वर्कशीट मिली है उसमें आपने देखना है, आपको एक पेज दिया गया है जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको बैलेंस करना है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइज में कुछ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो पहले बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं, और इसकी वर्कशीट भी है जो आपके पास है या नहीं है, मैं भेज देता हूँ आपको, और एक बार प्रैक्टिस करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन, गुड बाय।